नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2004 की एक घटना शेयर कर रहे हैं। 2004 में एग्जाम से ठीक 2 दिन पहले मैंने अचानक एलएलबी छोड़ दी थी। आज आपको बताएंगे ऐसी क्या घटना घटी थी जिस कारण से पूरे साल पढ़ाई करने के बाद अचानक से एलएलबी छोड़ने का निर्णय लिया। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने एमए हिस्ट्री फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, बर्मा कॉलेज से दिए थे, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट दिए थे, लेकिन सभी 4 के 4 सब्जेक्ट में मेरे को अब्सेंट दिखा दिया था। उसके लिए कोशिश की भी रिजल्ट निकाला जाए, लेकिन कोशिशें असफल रही। कुछ लोगों ने बोला कि कोर्ट केस डाल दो। मैंने कहा जितने में कोर्ट केस डालूंगा इतने में तो मेरी डबल एमए हो जाएगी। और वहाँ से मेरी बदली देवलाली नासिक में होगी थी, महाराष्ट्र में, और वहाँ से मैंने डबल एमए कर ली थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से बर्मा कॉलेज से जो मैंने प्राइवेट एमए हिस्ट्री का दिया था फर्स्ट ईयर का, ये मेरा रोल नंबर है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लिंक को क्लिक कीजिए और वीडियो को देख लीजिए। देवलाली में डबल एमए यानी कि एमए हिस्ट्री और एमए इकोनॉमिक्स होने के बाद वापस फिर मेरी बदली कानपुर में हो गई थी। कानपुर वापस आने के बाद मैंने पहले बीएड किया। फौज में रहते हुए रेगुलर बीएड कैसे किया है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बताएंगे कि 2004 में अचानक से एलएलबी क्यों छोड़ दी एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले। बीएड कंप्लीट होने के बाद मैंने लॉ करने के लिए निर्णय लिया, यानी कि एलएलबी करना चाहता था। उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया एंट्रेंस टेस्ट के लिए। जून 2003 में एग्जाम हुआ था लॉ के एंट्रेंस के लिए। ये मेरा आप रोल नंबर देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम पास हो गया। हालांकि एंट्रेंस एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, जबकि बीएड में जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 2/3 थी, यानी कि एलएलबी में बीएड से कम थी लेकिन नेगेटिव मार्किंग थी। काउंसलिंग के बाद बर्मानंद कॉलेज मिल गया। बर्मानंद कॉलेज ही चाहिए था, क्योंकि बर्मानंद कॉलेज में 5 से 8 नाइट क्लास लगती थी और एयरफोर्स के बंदों के लिए वो सबसे बेस्ट कॉलेज था। एयरफोर्स स्टेशन के थोड़ा नज़दीक भी था और सबसे मेन था कि नाइट क्लास लगती थी। कानपुर रहते हुए जिस भी एयरफोर्स के बंदे ने लॉ की थी उन्होंने इसी कॉलेज से की थी, बर्मानंद कॉलेज से। मेरे कई जान पहचान के दोस्त हैं जो एयरफोर्स में थे, कानपुर पोस्टिंग थे, उन्होंने लॉ की थी इसी बर्मानंद कॉलेज से। आज हाई कोर्ट में बैठे कुछ सरकारी वकील लगे हुए हैं। एंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद जब बर्मानंद कॉलेज मिल गया तो बर्मानंद कॉलेज में फीस जमा करवा दी। ये जुलाई 2003 की आप स्लिप देख सकते हो, उसमें 1874 फीस थी, ये फीस जमा करवा दी थी। सिविल एग्जाम के परमिशन के लिए जब भी हम कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, उस एप्लीकेशन को फिर बाद में यूआरओ या एसआरओ में वो पब्लिश होती है, छपती है, जैसे हमारे यहाँ अखबार होते हैं। इसी तरह से एयरफोर्स में यूआरओ और एसआरओ होते हैं। यूआरओ मतलब यूनिट रूटीन ऑर्डर, जहाँ छोटी यूनिट होती है वहाँ यूआर होते हैं, जहाँ स्टेशन होता है वहाँ एसआरओ स्टेशन रूटीन ऑर्डर। कानपुर एक ऐसा स्टेशन था जहाँ बड़ा स्टेशन भी था और उसके अंडर में कई यूनिट भी थी। तो मैं जो पोस्टिंग था वो 4 BRD में था, 4 बेस रिपेयर डिपो, क्योंकि स्टेशन के अंडर में होती इसलिए वहाँ पे यूआरओ छपता था और यूआरओ मेरी ये परमिशन छप गई थी। आप ये परमिशन देख सकते हैं। ये आप मेरा एलएलबी का आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं, बर्मानंद कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड है। इसके बैक साइड में अगर आप देखेंगे वहाँ कानपुर का मेरा एड्रेस है, उसमें जेके कॉलोनी एक थी एयरफोर्स स्टेशन के लिए। किसी ज़माने में जेके मिल्स होती थी, जो कपड़े की मिल होती थी, उनके मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाए गए थे। बाद में मिल बंद हो गई थी और वो क्वार्टर एयरफोर्स ने लीज पे लिए हुए थे शायद 99 साल के लिए। उसी में हमारे एयरफोर्स वाले बंदों को क्वार्टर अलॉट होते थे। ये मेरा वहाँ का एड्रेस है। एलएलबी के एग्जाम के लिए तैयारी पूरी थी, रोल नंबर भी लिया था। ये आप मेरा रोल नंबर देख सकते हो, एलएलबी के फर्स्ट ईयर का ये मेरा रोल नंबर है, जिसमें सारे सब्जेक्ट लिखे हुए, यानी कौन कौन से पेपर मैंने देने थे। लेकिन एग्जाम शुरू होने से 2 या 3 दिन पहले एक घटना ऐसी घटी जिससे अचानक मेरा मूड बदल गया और मुझे लगा एलएलबी करने का कोई फायदा नहीं। क्या थी वो घटना? जो उसमें से पहले के बंदे रहे होंगे उन्होंने हो सकता है वो अखबार में पढ़ी हो या टीवी पर देखा हो या लोगों से सुना हो। दरअसल 2004 में गुजरात में क्या हुआ, किसी लोअर कोर्ट से किसी ने धोखे से जज से एक वारंट पे साइन करवा लिए, अरेस्ट वारंट पे। और वारंट भी किसका? भारत के राष्ट्रपति का, भारत के मुख्य न्यायाधीश का और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का। जबकि कोई भी कोर्ट इसी तरह का वारंट जारी नहीं कर सकता है। हंगामा तो होना ही था, न्यूज छपी। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, भले ही वो जो साइन करवाए थे वारंट पे धोखे से करवाए थे, क्योंकि आप सबको मालूम है हर ऑफिस में जो ऑफिसर होता है जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को साइन करता है, वो जितने भी साइन करता है सारे डॉक्यूमेंट्स थोरोली पढ़ता नहीं है, एक मोटी मोटी नज़र मारता है। ज़्यादातर जो नीचे उसके क्लर्क होते हैं या सुपरिटेंडेंट होते हैं या जो और सुपरवाइजर होते हैं, उनके विश्वास पे ही वो साइन करता है। कोर्ट में भी इसी तरह काम होता है।
ज़्यादातर काम जो उसके नीचे बंदे होते काम करने वाले, उनके विश्वास पे साइन करता है। और एक साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, तो जो बंदे ने साइन करवाना थे उसने धोखे से एक ऐसा डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए जिस पे अरेस्ट वारंट लिखा था। जज को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। हालांकि काम धोखे से किया गया था, लेकिन धोखा कभी भी कहीं भी हो सकता है। मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर गया। ला करने के बाद मैं एक अच्छा वकील बन सकता हूँ, अपने दलील दे सकता हूँ, तर्क रख सकता हूँ, प्रमाण रख सकता हूँ। फैसला तो जज को देना है। अगर इस तरह से फैसले आएंगे तो मेरा ला करने का फायदा क्या है। तो इसलिए मैंने निर्णय लिया, ला को यहीं पे छोड़ देते हैं। तब तक मेरी डबल एमए हो चुकी थी, एमए हिस्ट्री और एमए इकोनॉमिक्स, बीएड भी हो चुकी थी। तो मैंने निर्णय लिया अब लेक्चरर की तैयारी की जाए। लेक्चरर भी कॉलेज कैडर का नहीं, स्कूल कैडर का, कि 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाएंगे और उनको शिक्षित करेंगे अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में। क्योंकि एक के अधिकार दूसरे के कर्तव्य होते हैं। हम नॉर्मली अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं करते। जब हम अपने अधिकार मांगते हैं तो अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी दूसरे को अधिकार मिलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप ये कहे कि टीवी देखना मेरा मौलिक अधिकार है, बिल्कुल टीवी देखना अपना मौलिक अधिकार है। आप अपने घर में टीवी देख रहे हो, कौन सा चैनल देख रहे हो, कौन सा प्रोग्राम देख रहे हो, वो आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन उस टीवी की आवाज इतनी होनी चाहिए कि आपके पड़ोसी को किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका कर्तव्य है। अगर आपने आवाज उसकी ज्यादा बढ़ा दी और आपके पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ने वाला है, आपकी टीवी की आवाज से वो डिस्टर्ब होता है, या आपके पड़ोस में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, आपकी टीवी की आवाज से उसको डिस्टर्बेंस है, तो इसका मतलब है आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने अधिकारों की मांग के साथ साथ आपने अपने कर्तव्यों का पालन भी करना है, अपनी ड्यूटी का निर्वाह भी करना है। 2006 में एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद हरियाणा सरकार के साथ एक लंबी लड़ाई चली। पहले भी मैंने बताया था, आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस किस तरह से लड़ाई चली थी। 2005 में शिक्षा विभाग ने एक विज्ञापन दिया था, आपको याद हो तो, विज्ञापन संख्या 1/2005। उसकी मेरिट लिस्ट बनाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी थी। उसके ऊपर भी कई वीडियो बनाएंगे। वो लिस्ट बाकायदा बनाई गई थी, लिस्ट पूरी तैयार करके शिक्षा विभाग को दे दी गई थी। वो क्यों दबा दी गई, उसके पीछे क्या घोटाला था, वो आने वाली कई वीडियो में आपको खुलासा करेंगे। मैंने ला इसलिए छोड़ी थी कि हमें कोर्ट तक ना जाना पड़े। हम लोगों को शिक्षित करेंगे कि हमें ये नौबत ही ना आए कि कोर्ट तक जाना पड़े। लेकिन हुआ उल्टा, मुझे खुद हाई कोर्ट में जाना पड़ा। 1 2 3 4 केस नहीं, कम से कम 15-16 केस मैंने हाई कोर्ट में फाइल करने पड़े। अभी भी 4 केस मेरे हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आने वाले वीडियो में उनके खुलासे करेंगे कि किस तरह से जो एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी गड़बड़ियां कर रही थी, पूरे प्रमाणों के साथ उसका खुलासा करेंगे। जो आप खर्ची पर्ची का अभी इलेक्शन में भी सुना होगा, खर्ची पर्ची से कैसे सिलेक्शन होते थे, पूरे आपको उसके प्रमाण दिखाएंगे। जब मैंने पहला केस हाई कोर्ट में डाला था, उसमें ज्यादातर वकीलों ने मेरे को मना कर दिया था कि आपके केस में कोई दम नहीं है। दरअसल वो केस गेस्ट टीचर्स के संबंध में था, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी निकाली थी हरियाणा सरकार ने 2009 में, उसमें सिर्फ गेस्ट टीचर्स को पात्रता से छूट दी थी और 24 जो नंबर थे वो एक्सपीरियंस के दे दिए थे। उसको चैलेंज मैंने करना था। ज़्यादातर वकील का ये कहना था कि सरकार के पास ये अधिकार है, वो चाहे तो छूट भी दे सकती है, चाहे तो इस तरह के एक्सपीरियंस भी अंक भी दे सकती है। मेरा पॉइंट ये था, जब गेस्ट टीचर की नियुक्ति ही असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर इनको इस तरह की छूट किस तरह से जायज हो सकती है। दूसरा, जो एक्सपीरियंस के नंबर है वो सिर्फ गेस्ट टीचर्स को क्यों दिए जाए? जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी तो पढ़ाने का काम करते हैं, एक्सपीरियंस के अंक उनको भी मिलने चाहिए, सिर्फ गेस्ट टीचर्स को क्यों? उसी को लेकर मैं केस डालना चाहता था, लेकिन ज्यादातर वकीलों ने मना कर दिया, कहा कि आपके केस में दम नहीं है। फिर किस वकील ने ये केस डाला, किसने मेरी मदद की, और जो 15-16 केस डाले हैं वो ज्यादातर उसी वकील ने वो केस मेरे सारे फाइल किए हैं। स्टार्टिंग में कम से कम फीस पे मेरे ये केस उन्होंने हाई कोर्ट में फाइल किए हैं, और बाद में कुछ ऐसे केस भी हैं जिनमें उन्होंने मेरे से कोई फीस भी नहीं ली है। उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किस किस तरह से उन्होंने मेरी मदद की है। 2006 से ही जो लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। जो लिखने की बात हो, समझाने की बात हो, कोर्ट केस तैयार करने की बात हो, आरटीआई लगाने की बात हो या अपील की बात हो, जिसको जहां जितनी मदद की जरूरत है मैं उसकी मदद करता रहता हूँ। तो जब मैंने इतने केस डाले हैं, इतने प्रमाण निकाले हैं आरटीआई के माध्यम से, और इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, तो मेरा जो वकील है वो मेरे को कई बार कह चुका है कि आप लेक्चरर की नौकरी छोड़िए और ला जो आपने बीच में छोड़ी थी दोबारा से ला कीजिए और हाई कोर्ट में आइए, हमारे साथ बैठ के लोगों को न्याय दिलाइए। मैंने कहा नहीं सर, ला नहीं कर सकते, करनी होती तो उसी समय हो जाती, अब तो लेक्चरर ही ठीक है। लोगों को शिक्षित करेंगे, लोगों के साथ अन्याय होगा तो उनको आवाज उठाना सिखाएंगे, उनको लिखना सिखाएंगे, और हाई कोर्ट में केस कैसे फाइल करना है
वो सारे उनको सिखा देंगे। उसके बाद उनकी मर्जी किस वकील के माध्यम से वो जाना चाहेंगे, केस डालना चाहेंगे। अगर मेरे से पूछेंगे, कई वकील मेरे जान पहचान के हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ भाई नंबर किसी का ले लो, मैं उसका दे दूंगा। मेरे जो ज़्यादातर केस है वो फलां वकील के पास है, जिसका मैं आने वाले वीडियो में खुलासा करने वाला हूँ। जिस घटना को लेके मैंने लॉ छोड़ी थी या एलएलबी छोड़ी थी, भले ही वो घटना सही नहीं थी, यानी कि धोखे से साइन करवाए थे, लेकिन आज भी हकीकत में ऐसा होता है। आपको बहुत से लोगों ने सुना होगा, तेरे को कोर्ट में देख लूंगा। कोर्ट का नाम बहुत छोटा है, लेकिन काम बहुत टेढ़ा है। आज भी बहुत से जब फैसले आप पढ़ोगे, आपके खुद के फैसले हो या किसी जान पहचान वाले फैसले हो, जब आप देखोगे कि आपके प्रमाण आपके पक्ष में थे, लेकिन फैसला फिर भी आपके खिलाफ गया है। ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसे भी आपको फैसले दिखाएंगे, उसके प्रमाण भी दिखाएंगे। 2005 की जो शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी, उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में कई वीडियो देखने को मिलेंगी। एचपीएससी किस तरह से, एचपीएससी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह से गड़बड़ियां करी थी, उसको लेके भी प्रमाणों के साथ आपको कई वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।